हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विद ताल्लुक यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग को पता है, परीक्षा वाली सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चल रही है। इसी सीरीज़ में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व के प्रमुख संगठन जिनका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोग पार्ट 1 को अच्छे से देख चुके होंगे। ये उसी सीरीज़ की पार्ट 2 वीडियो है। इसमें सारे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मैंने कवर करने की कोशिश किया है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ इनके पीडीएफ भी बहुत जल्द टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए जाएंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर कंटेंट आपको सही लग रहा है। तो आइए हम लोग इसके पार्ट 2 को देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं पार्ट 1 आप लोग देख चुके होंगे। अब हम लोग इसके पार्ट 2 में देख रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो है। तो हम लोग देखते हैं विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में इसे हम लोग WTO के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई है। इसके मुख्यालय की बात करें तो जेनेवा इसका मुख्यालय है, जो कि स्विट्ज़रलैंड देश में एक शहर है जेनेवा। आप लोग मेनली इसमें यही याद रखेंगे कि इनका स्थापना कब हुआ है, साथ ही साथ इनका मुख्यालय कहाँ, ये दोनों तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के नज़रिए से आप लोग इसके वर्तमान अध्यक्ष के बारे में याद रखेंगे, डॉक्टर नागोजी ओंकाजो इवेला। आप लोग इनका नाम अच्छे से याद रखेंगे। वर्तमान अध्यक्ष या चीफ कौन है WTO के, डॉक्टर नागोजी ओंकाजो इवेला। साथ ही साथ टोटल मेंबर के बारे में आपसे पूछा जाए तो WTO के अंदर 159 कंट्री अभी तक हैं। कितने हैं? 159 कंट्री WTO के अंदर हैं। इसके अध्यक्ष का नाम याद रखेंगे और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। साथ ही साथ इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। यह विश्व में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ट्रेड होते हैं वो इन्हें ऑर्गेनाइज करता है। आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यूरोपीय संघ की। आप लोग यूरोपीय संघ के बारे में सुने होंगे। यह एक यूरोपियन एरियाज़ के कंट्रियों का संगठन है, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी पेरिस की संधि के साथ। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। वहीं पे पहली बार इसकी एक संधि हुई थी जिसके तहत यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसमें 27 कंट्री हैं। कुछ दिन पहले तक इसमें 28 कंट्री था, लेकिन यूनाइटेड किंगडम इनका साथ छोड़ दिया है। अब ये अलग 27 कंट्री है। साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि यूरोपीय यूनियन को 2012 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। यह एक संस्था है यूरोपियन यूनियन, जिसे 2012 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। आइए हम यूरोपियन यूनियन से और बातें देखते हैं। तो यूरोपियन यूनियन की अगर हम आगे बात करें तो इसकी अध्यक्षता प्रत्येक 6 माह पे बदलती है। इसके जितने भी सदस्य देश हैं प्रत्येक 6 मंथ के साइकिल के अकॉर्डिंग अपनी अपनी अध्यक्षता लेते हैं। वर्तमान में यह अध्यक्षता स्पेन के पास है जुलाई मंथ में। इनके बाद फिर दूसरा कोई कंट्री 6 माह के बाद आएगी। तो सबसे पहली बात आप लोग याद रखेंगे कि इसकी अध्यक्षता प्रत्येक 6 महीना के चक्रीय रूप से चलती रहती है। साथ ही साथ वर्तमान में करंट के नज़रिए से किसके पास है? स्पेन के पास है। अगर हम बात करें मुद्रा की तो यूरोपियन यूनियन जो संस्था थी उन्होंने डिसाइड किया कि जितने भी कंट्रीब्यूटेड इसमें कंट्री हैं उन सभी की मुद्रा एक हो, तो उन्होंने उसे यूरोपियन यूनियन की मुद्रा क्या है? यूरो मुद्रा है, जो कि 27 में से 19 देश, यूरोपियन यूनियन में मैंने भी बताया 27 देश है, जिसमें से 19 देश की मुद्रा यूरो है, जो यूरो को फॉलो करती है। तो एक नज़र हम फिर से देखते हैं क्विक रिवीजन के तौर पे यूरोपियन यूनियन के बारे में। इसकी स्थापना 1951 में होती है पेरिस की संधि के साथ। वर्तमान में इसमें 27 मेंबर कंट्रीज़ हैं और यूरोपियन यूनियन को 2012 में शांति का नोबेल प्राइज़ मिला है। किस चीज़ का? शांति का नोबेल प्राइज़ यूरोपियन यूनियन को कब मिला है? 2012 में मिला है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी अध्यक्षता प्रत्येक 6 माह पे बदलती है और वर्तमान में किसके पास है? स्पेन के पास है। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन का मुद्रा क्या है? यूरो है, जो कि अभी तक 19 देशों ने इसे मान्यता दिया है। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक संगठन है क्वाड। आप लोग बार बार इसके बारे में सुने होंगे। क्वाड की पहली बैठक 2007 में मनीला में हुई थी। मैं आप लोग को बता दूं कि क्वाड के मेन संस्थापक के रूप में
2007 में जापान के प्रधानमंत्री उस समय थे शिंजो आबे। आप लोग उनका नाम काफ़ी सुने होंगे। शिंजो आबे ने ही इसकी परिकल्पना की थी। आप लोग याद रखेंगे, जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, जिन्होंने 2007 में इसकी परिकल्पना की थी और इसकी पहली बैठक 2017 मनीला में हुआ था। इसके कुल 4 सदस्य देश है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग हर एक सदस्य देश का नाम याद रखेंगे। भारत है, जापान, अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया इसके सदस्य देश हैं। साथ ही साथ ये चारों देश मिलकर एक युद्धाभ्यास करते हैं मालाबार तट पर, इसीलिए इस युद्धाभ्यास का नाम है मालाबार युद्धाभ्यास, जो कि केरल के तट पे है मालाबार तट। तो क्वाड से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले क्वाड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्वाड एक संस्था है जिसमें कितने कंट्री है, टोटल 4 कंट्री है, भारत, जापान, अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया। साथ ही साथ इसका पहली बैठक कब हुई थी, 2017 मनीला में, और इनका एक फेमस युद्धाभ्यास है कौन, मालाबार युद्धाभ्यास। अब हम लोग बात करते हैं नाटो के बारे में। आप लोग काफ़ी सुने होंगे नाटो। तो नाटो का सबसे पहले फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना होती है और इसमें टोटल वर्तमान में 30 कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेंट किए हुए हैं। तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होती है और इसमें कुल 30 मेंबर है। और सबसे लेटेस्ट इसमें किसने ज्वाइन किया है, तो नॉर्थ मैसेडोनिया एक देश है जो कि नाटो का मेंबर बना है। तो आप लोग याद रखेंगे, ये करंट के नज़रिए से इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ अब हम लोग बात करें इसका ऑफिशियल लैंग्वेज का, कि नाटो जो संस्था है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो इनका ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है, 2 इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें तो वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय स्थित है। साथ ही साथ अगर हम इसकी महासचिव की बात करें तो जेम्स स्टोलनबर्ग इसके महासचिव हैं, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। तो ये थे नाटो से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं एक बार फिर से आप लोग को बता दूं, नाटो इसका फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है, 4 अप्रैल 1949 को। टोटल कितने सदस्य देश हैं, 30। लेटेस्ट सबसे कौन सा, नवीनतम नॉर्थ मैसेडोनिया सबसे लेटेस्ट है। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इंग्लिश और फ्रेंच इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। मुख्यालय की बात करें तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। साथ ही साथ महासचिव जेम्स स्टोलनबर्ग है, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। इतने क्वेश्चन बस बनते हैं नाटो से, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं एग्जाने वाले हैं। आइए हम लोग बात करते हैं एशियाई विकास बैंक के बारे में। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसे शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, ADB के नाम से जानते हैं, ADB, जिसकी स्थापना 1966 में होती है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, फिलीपींस, मनीला में इसका मुख्यालय है, जो कि फिलीपींस देश में है। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि इसकी स्थापना 1966 में होती है, मुख्यालय इसका मनीला में स्थित है और टोटल 68 कंट्रीज अभी इसके मेंबर्स हैं। टोटल कितने, 68 कंट्री अभी इसके मेंबर हैं, एशियाई विकास बैंक। आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं आसियान के बारे में। आसियान एक संस्था है जिसका शॉर्ट नेम आसियान है, फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशियन नेशन का एक संगठन है जिनका नाम आसियान है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को होती है और टोटल इसमें 10 मेंबर है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि इंडिया भी इसके मेंबर्स हैं। तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म, साथ ही साथ इसकी स्थापना कब होती है वो याद रखेंगे, 8 अगस्त 1967 को, और टोटल 10 कंट्रीज में शामिल है। इसका मुख्यालय की बात करें तो जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। तो आप लोग इसका मुख्यालय भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें 24 अगस्त 1996 को भारत आसियान का पूर्ण सदस्य बना था। ये डेट आप लोग इसलिए भी याद रखेंगे क्योंकि भारत इसी दिन आसियान का सदस्य बना था। तो वो कब है, 24 अगस्त 1996, लेकिन स्थापना कब होती है, 8 अगस्त 1967 को होती है आसियान। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सार्क के बारे में। ये और भी इम्पोर्टेंट संगठन हो जाता है क्योंकि
इसमें भी भारत इन्वॉल्व है। जितने भी भारत मेंबर रहे हैं जिस भी कंट्री के, वो सभी के आप लोग को पूरे के पूरे याद होने चाहिए, क्योंकि सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए सभी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और सभी वनडे एग्ज़ाम में ये बार बार पूछे गए हैं। आइए हम लोग बात करते हैं सार्क। सार्क के बारे में देखें तो इनका सबसे पहले पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये आप लोग याद रखेंगे, सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आप लोग कोशिश करें इंग्लिश में ही याद रखने का, इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा आसान है। साथ ही साथ इसके मुख्यालय की बात करें तो काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है, वहाँ इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना 7 और 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है। सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1985 दिसंबर में। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में इसका मुख्यालय है। साथ ही साथ अगर इसके प्रथम शिखर सम्मेलन की बात करें तो वो 1985 में कहाँ पे हुआ था? ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। आप लोग ये भी याद रखेंगे। और साथ ही साथ अब हम लोग बात करते हैं इसके जितने सदस्य देश हैं, इनके सदस्य देश की अगर हम बात करें तो भारत, इसके पड़ोसी पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और अफ़गानिस्तान सारे पड़ोस के ही देश है। तो आप लोग भारत को केंद्र मान के अड़ोस पड़ोस के सारे देश को इसमें जोड़ सकते हैं। ये याद रखने में आपको आसानी होगी। आइए हम एक बार क्विक इसके बारे में देखते हैं। सार्क के बारे में, सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिनका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 7 से 8 दिसंबर 1985 की इसकी स्थापना हुई थी। और इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। और इसके सदस्य देश की हम बात करें तो भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और अफ़गानिस्तान है। आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं G8 की। आप लोग बहुत बार सुने होंगे G7 और G8। आइए हम लोग मेनली इसकी बात करते हैं। G8 इसका पूरा नाम ग्रुप 8 है। इसकी स्थापना 1975 में फ्रांस के द्वारा की जाती है। और इसके सदस्य देश की अगर हम बात करें तो कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एवं रूस इसके कंट्री है। टोटल 8 कंट्री इसमें है, लेकिन इसमें से रूस को बाहर कर दिया गया है। अब इसमें टोटल G7 कहा जाता है और इसमें टोटल 7 कंट्री है। तो आप लोग उससे रूस से बाहर कर देंगे और ये सब कंट्री को याद रखेंगे। ये सभी ग्रुप 8 में आते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ओपेक। ओपेक के बारे में मैं बता दूं, ओपेक सबसे पहले इनका पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी, पेट्रोलियम निर्यात देशों का एक संगठन है। वे सभी देश जो पेट्रोलियम निर्यात करते हैं और इस संस्था से जुड़े हुए हैं। टोटल 12 देश हैं जो कि इस संस्था से जुड़े हुए हैं और ये सभी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है। इन सभी का मुख्यालय वियना है, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो आप लोग इसका मुख्यालय याद रखेंगे। साथ ही साथ इसकी स्थापना 1960 में इराक की राजधानी बगदाद में हुई थी। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। मैं एक बार फिर से इन्हें हाईलाइट कर देता हूँ। आप लोग को पता है कि ओपेक ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों का ये संगठन है, जिसकी स्थापना 1960 में ये बगदाद में होती है। और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। और वर्तमान में कुल 12 मेंबर इसके अभी सदस्य हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल के बारे में। आप लोगों ने राष्ट्रमंडल खेल के बारे में काफ़ी सुना होगा, जो कि 2022 में संपन्न हुए थे। कॉमनवेल्थ एक संगठन है उन सभी देशों का जो कभी न कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहा है। तो वही लिखें, यह उन देशों का संगठन है जो कभी न कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहा था। भारत भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहा था, इसीलिए भारत भी इस संगठन के सदस्य हैं। वर्तमान में इसमें 56 कंट्री है और यही 56 कंट्री के खिलाड़ी मिलकर राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेते हैं। इसका मुख्यालय लंदन में है। साथ ही साथ भारत 1949 में इसका सदस्य बना था। तो आप लोग याद रखेंगे कॉमनवेल्थ के बारे में इतनी बातें। मैं एक बार क्विक रिवीजन फिर करा दूं। कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल यह उन देशों का संगठन है जो कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहा हुआ और इसके वर्तमान में 56 मेंबर हैं और इसका मुख्यालय लंदन में है, जो कि ब्रिटेन में है। और भारत 1949 में इसका सदस्य बना था।
तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके कि मैंने पार्ट 1 में कुछ कवर किया और उसके कुछ हिस्से को मैंने पार्ट 2 में कवर किया है। आप लोग इसे वीडियोस को देखें, आप लोग वीडियोस को पूरा देखें और कोशिश करें याद करने का, वीडियोस में ही याद करने का। अगर आप लोग एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखें और कोशिश करें याद करने का, तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग को पूरे कमांड होना चाहिए, क्योंकि जितने भी वनडे एग्ज़ाम है उनमें इनसे बाहर कहीं क्वेश्चन आज तक फ्रेम नहीं हुए हैं, ना ही होने की उम्मीद करते हैं हम लोग। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे पूरा पढ़ेंगे, देखेंगे और साथ ही साथ आप लोग इस बात को ध्यान रखें कि ये कंटेंट बहुत मेहनत से आप लोग के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस और सिलेक्टेड टू द पॉइंट बस डिलीवर किया जा रहा है, ताकि आप लोग इसे याद कर पाएँ और कम मेहनत में ज़्यादा सक्सेस की और अग्रसर हों। इसी को हम लोग स्मार्ट अप्रोच कहते हैं। मैंने काफ़ी मेहनत से ये डाटा को सिलेक्ट करके आप लोग के साथ लाया है। आप लोग इसे देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर कंटेंट आपको सही लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।